आज हम देखने जा रहे हैं 2013 में रिलीज हुई एक शानदार मूवी जिसका नाम है इलीजियम। ये असल में एक साइंस फिक्शन सर्वाइवल मूवी है जिसमें एक ऐसे भविष्य की दुनिया को दिखाया गया है जब पृथ्वी बहुत ज्यादा आधुनिक हो चुकी थी। उस समय लोग आसमान के बीच में बना चुके थे एक आधुनिक शहर, और यह शहर बिल्कुल पृथ्वी के बराबर था, जहाँ लोगों को किसी भी तरह का दुख दर्द नहीं था। यहाँ वे जो चाहते थे वही पा लेते थे। इसलिए पृथ्वी के हर इंसान बचपन से ही इलीजियम जाने का सपना देखता था, लेकिन हर कोई चाहकर भी इलीजियम नहीं जा सकता था। वहां जाने के लिए जरूरत थी एक बहुत कीमती टिकट की, और उस टिकट को पाने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता था यह आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि कहानी को देखकर ये एक साधारण साइंस फिक्शन मूवी लगती है, लेकिन इस कहानी के अंदर छिपी है हमारे समाज की कठोर सच्चाई। आज से लगभग 1000 साल बाद भी आधुनिक दुनिया में रहते हुए इंसान समाज से कैसे लड़कर जिंदा रहेगा, यही हम इस मूवी की कहानी में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आसमान के बीच स्थित एक आधुनिक शहर की कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की दुनिया से, यानी वर्तमान समय से लगभग 100 साल बाद। यहाँ हम पृथ्वी के ऑर्बिट के पास एक स्पेस स्टेशन देखते हैं, और इस समय इस स्पेस स्टेशन को दूसरी पृथ्वी भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्पेस स्टेशन के अंदर एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर का नाम है इलीजियम। पृथ्वी की तरह लोग इस शहर में बहुत आराम से रहते थे, लेकिन इलीजियम शहर में रहते थे सिर्फ अमीर लोग। दरअसल उस समय पृथ्वी पर जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि वहाँ लगभग अकाल जैसी स्थिति बन गई थी। पृथ्वी पर खाने और पानी की भारी कमी हो गई थी, यहाँ तक कि हर जगह की शांति भंग हो चुकी थी। धीरे धीरे पृथ्वी का हर कोना प्रदूषित होता जा रहा था, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां भी फैलने लगी थीं। पृथ्वी पूरी तरह कूड़े के ढेर जैसी बन गई थी। इसलिए उस समय पृथ्वी के सभी अमीर लोगों ने मिलकर अपने लिए इलीजियम शहर को बनाया, और अब केवल अमीर लोग ही इलीजियम शहर में प्रवेश कर सकते थे, और जिनके पास पैसा है वही उस शहर में रह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब लोग थे वे आज भी उस प्रदूषित पृथ्वी पर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। बिना खाए पिए लगातार लोग मर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इलीजियम में जो लोग रहते थे उनके पास सब कुछ था, क्योंकि इलीजियम शहर बहुत ज्यादा एडवांस था। वहाँ लोग जो चाहें वही पा लेते थे। वहाँ के घर, सड़कें, शॉपिंग मॉल, सब कुछ बहुत लग्जरी था, और इस शहर के ज्यादातर काम रोबोट के जरिए चलते थे। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इलीजियम शहर की साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी कि यहाँ के लोगों को कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, और उनका उम्र भी बढ़ता नहीं था। वे जिस उम्र में इलीजियम शहर में आए थे, यहाँ आने के कई साल बाद भी वे उसी उम्र में रहते थे, यानी समय बीतने पर भी वे बूढ़े नहीं होते थे। इसके अलावा इस शहर में कोई अगर अपनी उम्र से भी यंग रहना चाहता था तो यह भी इसी टेक्नोलॉजी के जरिए संभव था। साथ ही अगर किसी इंसान के शरीर का कोई हिस्सा चोटिल हो जाता तो उसे फिर से रिपेयर करना संभव था। यहाँ तक कि जीनेटिक तकनीक से इंसान का हाथ भी फिर से उगाया जा सकता था। इलीजियम के लोग जब चाहे तब पृथ्वी पर जा सकते थे, लेकिन पृथ्वी के लोग चाहकर भी कभी इलीजियम नहीं जा सकते थे, क्योंकि पृथ्वी के लोगों को इलीजियम में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। असल में इलीजियम के लोग पृथ्वी के लोगों को कचरा समझते थे। इसके बाद हम पृथ्वी पर एक छोटे लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम था मैक्स। मैक्स का एक दोस्त भी था, उसका नाम था फेरी। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और वे हमेशा शहर के किसी जगह पर बैठकर आसमान की ओर देखकर इलीजियम शहर के बारे में बातें करते थे। तो मैक्स वहाँ फेरी से वादा करता है और कहता है कि एक दिन वह फेरी को लेकर शहर जाएगा। वह फेरी को इलीजियम शहर दिखाएगा, और यही उसका जीवन का सबसे बड़ा सपना है। लेकिन मैक्स और फेरी दोनों ही बहुत गरीब परिवार से थे। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैक्स बचपन से ही चोरी करता था, और जो पैसे मिलते उन्हें वह जमा कर रखता था, क्योंकि एक दिन जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो वह फेरी को लेकर इलीजियम शहर जाएगा। इलीजियम शहर जाने के लिए बहुत पैसे देकर एक टिकट खरीदना पड़ता है, और उसी टिकट के पैसे जमा करने के लिए मैक्स चोरी करता है। अब हम पृथ्वी की स्थिति देखते हैं, जहाँ हर जगह पूरी तरह ध्वंसावशेष जैसी थी। उस समय पृथ्वी पर कोई नियम कानून नहीं थे, और किसी देश में कोई सीमा नहीं थी। लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। वर्तमान में पृथ्वी के किसी भी देश में कोई सरकार या कानून व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब पृथ्वी में एक खास तरह के रोबोट थे। वे ही असल में अब सब कुछ नियंत्रित करते थे, और इन रोबोटों को उस कंपनी के मालिक ने बनाया था जिसने इलीजियम शहर बनाया था, और उसका नाम था जॉन। पृथ्वी पर इन रोबोटों को बनाने का उद्देश्य यह था कि इलीजियम के साथ साथ पृथ्वी पर भी उनका नियंत्रण रहे। इस तरह कई साल बीत गए। वर्तमान में हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स अब बहुत बड़ा हो चुका था, और धीरे
धीरे धीरे उसने बड़े बड़े चोरी शुरू कर दिए थे। वर्तमान में वह अलग अलग कारें चोरी करता था और पिछले साल एक कार चोरी करते समय पकड़ा गया था, इसलिए इतने दिनों तक उसे जेल में रहना पड़ा। चोरी के अलावा मैक्स एक छोटी कंपनी में भी काम करता था। जेल से बाहर आने के बाद आज ही उसका काम पर लौटने का पहला दिन था, इसलिए वह अपने सहकर्मियों के साथ ड्यूटी पर चला गया। मैक्स जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का मालिक भी इलीजियम का ऑनर था, यानी जॉन। इस तरह वह कई सालों से अपनी जिंदगी बिताता रहा। एक दिन जब मैक्स ऑफिस जाने के लिए बस की लाइन में खड़ा था, तभी वहाँ 2 रोबोट सोल्जर आए। उन्होंने मैक्स को लाइन से हटाकर कहा कि वे जल्दी से उसकी चेकिंग करना चाहते हैं, उसके बैग में क्या है यह वे देखेंगे। लेकिन मैक्स हंसते हुए उन्हें बोला, मेरे बैग में और क्या हो सकता है, तेल, शैम्पू और कंघी। असल में मैक्स के पास तो बाल भी नहीं थे। वह सोल्जरों के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन सोल्जर इससे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने मैक्स को खींचकर नीचे गिरा दिया और उसे सजा देने के लिए उसके हाथ पर बहुत जोर से मार दिया। इसके कारण मैक्स के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उसके हाथ की हड्डी का कुछ हिस्सा टूट गया। इसके बाद जब सोल्जर मैक्स का बैग चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कोई संदिग्ध चीज नहीं मिलती। फिर भी सोल्जर मैक्स से कहते हैं कि उसने उनके साथ उल्टा सीधा बात की, जिससे यहाँ के एक कानून का उल्लंघन हुआ। इसलिए अगर वह चाहता है कि उसे जेल ना जाना पड़े तो उसे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करनी होगी। मैक्स तुरंत पुलिस स्टेशन चला जाता है। यहाँ देखा जाता है कि पुलिस स्टेशन के पुलिस भी असल में इंसान नहीं है, वे भी रोबोट हैं। तब मैक्स एक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वह समझ नहीं पाया कि किस कानून का उल्लंघन हुआ, इसलिए वह इस केस से मुक्ति चाहता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उसके खिलाफ पहले से ही थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, इसलिए वह जमानत ले सकता है, लेकिन लगातार 8 महीने वहाँ आकर हाजिरी देनी होगी। मैक्स को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह वैसे भी अपनी जिंदगी में कई तरह की परेशानियों में व्यस्त रहता है। इसके बाद मामूली वजह से हाजिरी देने की झंझट वह नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैक्स पुलिस को बार बार मामला समझाने की कोशिश करता रहा। लेकिन पुलिस सीधे बता देती है कि या तो उसे 3 महीने जेल में रहना होगा, वरना 8 महीने लगातार हाजिरी देनी होगी। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मैक्स बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है और यहाँ के नियम मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह दुखी होकर पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और सीधे अपने काम पर चला जाता है। फैक्ट्री में पहुंचकर जब वह एक कमरे का दरवाजा बंद करता है तो उसके बीच में कुछ अटक जाता है, जिससे वहाँ अलार्म बज रहा था। फिर भी मैक्स उस कमरे के अंदर जा रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उस कमरे में बहुत ज्यादा रेडिएशन है, जिसकी वजह से वह मर भी सकता है। बार बार अलार्म बजने के बावजूद वह अंदर नहीं जाता, लेकिन अलार्म की आवाज सुनकर वहाँ उसका सीनियर आ जाता है और मैक्स से कहता है कि वह अंदर जाकर इंजन ठीक करे, क्योंकि इंजन में समस्या के कारण ऐसा हुआ था। असल में फैक्ट्री में पूरे दिन का काम शुरू करने से पहले उस कमरे के अंदर इंजन चालू कर दिए जाते हैं और जब दरवाजा बंद कर दिया जाता है तो वहाँ से कोई रेडिएशन बाहर नहीं आ सकता। लेकिन आज किसी कारण से दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। मैक्स रेडिएशन की वजह से अंदर जाना नहीं चाहता था। तब उसका सीनियर उसे कहता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो उसे यह काम जरूर करना होगा, वरना आज ही उसे फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैक्स मजबूरी में उस कमरे के अंदर जा देता है और वह देखता है कि दरवाजा एक लोहे के टुकड़े में अटका हुआ है। मैक्स बहुत सावधानी से वह लोहे का टुकड़ा हटा देता है और साथ ही दरवाजा सही से लग जाता है और ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। इसके कारण मैक्स अंदर ही फंस जाता है। इसी बीच वहाँ के इंजन चालू कर दिए जाते हैं, जिससे कमरे के अंदर रेडिएशन शुरू हो जाता है। मैक्स डर के मारे चिल्लाकर मदद मांगता है। इस बीच मैक्स की चीख सुनकर उसके सहकर्मी वहाँ दौड़कर आते हैं और बहुत मुश्किल से मैक्स को बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन तब तक मैक्स की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह काफी बीमार हो गया था, इसलिए मैक्स की जांच के लिए वहाँ एक रोबोट आता है। रोबोट मैक्स के पूरे शरीर को स्कैन करता है और फिर मैक्स को बताता है कि उसके शरीर का 90% हिस्सा अब रेडिएशन के अधीन है। उसके पूरे शरीर में घातक रेडिएशन फैल चुका है। उसके हाथ में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिनों में वह मर जाएगा। यह सुनकर मैक्स बहुत चिंता में पड़ जाता है। फिर मैक्स को एक अलग कमरे में लेटा दिया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए वहाँ जॉन आता है। फैक्ट्री का सीनियर जॉन को बताता है कि रेडिएशन की वजह से आज मैक्स की क्या हालत हुई है और उसे इस मामले में कोई उपाय करने के लिए कहता है, ताकि अगर उसे इलीजियम ले जाकर उन्नत इलाज कराया जा सके। लेकिन जॉन को वास्तव में पृथ्वी के गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वे चाहे मर जाएं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वह चाहकर भी मैक्स को पूरी तरह ठीक कर सकता था, क्योंकि इलीजियम में उनके पास बहुत उन्नत हाईटेक मशीनें थीं। लेकिन वह यहाँ ऐसा नहीं करता। अगर मैक्स मर जाता तो उसे जमीन में दफन करने को कहकर चला जाता। वह वास्तव में बहुत स्वार्थी इंसान था। इसी बीच डॉक्टर रोबोट आता है और मैक्स को कुछ दवाई देता है और कहता है कि जो 5 दिन वह जीवित रहेगा, उन 5 दिनों में वह रोज यह दवाई ले तो मृत्यु तक उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहेगा और उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। फिर मैक्स दवाई लेकर कठिन हालात में अपने घर की ओर निकलता है। घर के पास
पास पहुंचकर वह रास्ते में कमजोर होकर गिर जाता है। इसी समय उसका एक दोस्त उसे देख लेता है और दौड़ कर आता है। उसके दोस्त का नाम था एरिक। एरिक तुरंत मैक्स को घर के अंदर ले जाता है और जानना चाहता है कि मैक्स के साथ क्या हुआ। मैक्स को रेडिएशन वाले कमरे में फंस जाने की वजह से उसकी यह हालत हुई थी। इसके बाद डॉक्टर रोबोट ने उसे बताया कि उसके पूरे शरीर में रेडिएशन फैल चुका है और इसलिए उसके पास अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। फिर मैक्स एरिक को वह दवाई दिखाता है और कहता है, देखो यह दवाई, इसे लोगों को उनकी मौत से पहले स्वस्थ रहने के लिए दी जाती है और मुझे भी दी गई है। शायद मैं अब सच में नहीं बच पाऊंगा। बचपन से जो सपना मैंने इलीजियम जाने का देखा था वह भी शायद कभी पूरा नहीं होगा। एरिक तब पूछता है कि क्या इसका कोई और इलाज नहीं है। मैक्स उसे जवाब देता है कि इसका इलाज केवल इलीजियम में संभव है। अगर मैं किसी तरह इलीजियम पहुंच सकता हूं तो शायद मैं बच जाऊं। इसके बाद मैक्स एरिक से कहता है कि उसे स्पाइडर नामक एक व्यक्ति के पास ले जाए। एरिक तुरंत उसे स्पाइडर के ऑफिस में ले जाता है। स्पाइडर वास्तव में एक एजेंसी चलाता है और वह पहले से ही मैक्स को जानता था। दरअसल मैक्स ने लंबे समय तक स्पाइडर के अधीन काम किया था। मैक्स स्पाइडर के लिए मुख्य रूप से कारें चुराता था और एक समय पर उसके लिए ही मैक्स पुलिस के हाथों पकड़ा गया था। जेल से बाहर आने के बाद मैक्स स्पाइडर का काम छोड़ देता है, इसलिए स्पाइडर उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था और स्पाइडर वास्तव में सबके नजरों से छिपकर कई गैर कानूनी काम करता है। उसके पास कई फ्लाइंग जेट्स हैं और वह पैसे के बदले पृथ्वी के विभिन्न बीमार लोगों को गैर कानूनी तरीके से इलीजियम भेजता है। इलीजियम जाने के लिए एक आईडी बनानी पड़ती है जिसे इंसान के हाथ में लगाया जाता है। यह काम भी स्पाइडर गैर कानूनी तरीके से करवा सकता है। वह नकली पहचान बनाकर इलीजियम भेज सकता है ताकि वहां पहुंचने पर लोगों को प्रवेश दिया जाए। आईडी दिखाने पर ही लोग इलीजियम में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि पृथ्वी से जाने वाले अधिकांश फ्लाइंग जेट्स इलीजियम पहुंचने से पहले हमले का शिकार होकर नष्ट कर दिए जाते हैं, यानी अधिकांश लोग इलीजियम पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। हालांकि अगर कोई जेट सफलतापूर्वक वहां पहुंच भी जाता है और इलीजियम के सोल्जर उसे देख लेते हैं तो वे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर फिर से पृथ्वी भेज देते हैं। लेकिन यह सब जोखिम जानने के बावजूद लोग आखिरी कोशिश के तौर पर इलीजियम जाना चाहते हैं। तो मैक्स यहाँ स्पाइडर से बहुत अनुरोध करता है और बताता है कि रेडिएशन की वजह से वह मरने वाला है, इसलिए 5 दिन से पहले किसी भी तरह उसे इलीजियम पहुंचाना होगा। स्पाइडर को यह व्यवस्था करनी चाहिए। मैक्स की मौत की खबर सुनकर स्पाइडर इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वह मैक्स से कहता है, मैं तुम्हें जरूर इलीजियम भेजूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी आखिरी एक काम करनी होगी। अगर तुम यह काम करने के लिए तैयार हो तभी मैं तुम्हें इलीजियम भेजूंगा। अब मैक्स के पास भी कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है। वह जानना चाहता है कि यह काम क्या है। स्पाइडर तब उसे एक डिवाइस दिखाता है और कहता है, पृथ्वी पर लगातार इलीजियम से बहुत लोग आते हैं। हमें उनमें से किसी एक को किडनैप करना होगा और उसके दिमाग में इलीजियम का सारा डेटा इस डिवाइस के जरिए ट्रांसफर कर लेंगे और जब हम उस ट्रांसफर किए गए डेटा को डिकोड करेंगे तो इसके जरिए हम इलीजियम का बैकअप कोड, लॉगिन कोड और यहाँ तक कि पासवर्ड का सारा डेटा भी पाकर उसे हासिल कर सकते हैं। और अगर हम यह काम एक बार पूरा कर लेते हैं तो हम बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि इन सभी डेटा के जरिए हम आसानी से किसी भी व्यक्ति को इलीजियम भेज सकते हैं और हम खुद भी वहां जा सकते हैं। मैक्स भी तब इलीजियम के किसी भी घर में जाकर अपना इलाज करवा सकता है। असल में इलीजियम के हर घर में किसी न किसी इलाज का डिवाइस होता था, तो अगर वे इलीजियम का डेटा हासिल कर लेते हैं तो मैक्स किसी भी खाली घर में चोरी करके जाकर अपना इलाज ले सकता है और यही उसका इलाज कराने का सबसे आसान तरीका होगा। मैक्स स्पाइडर की बात मान लेता है और उसे कहता है कि वे इलीजियम के किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बल्कि इलीजियम के ऑनर को किडनैप करेंगे, क्योंकि यही उसके कंपनी में काम करने के कारण उसकी यह हालत हुई थी और उसने उसकी इतनी दयनीय हालत देखकर भी उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया बल्कि उसे तुच्छ समझकर जाने दिया। रेडिएशन की वजह से मैक्स बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वह बात करते करते बेहोश हो गया। स्पाइडर समझता है कि इस हालत में मैक्स को मिशन पर नहीं भेजा जा सकता, इसलिए वह उसे एक खास तरह का सूट पहनाने का फैसला करता है जिसका नाम है एक्सोस्केलेटन। ये एक्सोस्केलेटन सूट बहुत पावरफुल था और ये मैक्स को अतिरिक्त ताकत देगा। कुछ घंटों बाद जब मैक्स होश में आता है तो वह अपने शरीर पर यह सूट देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब चाहे वह चाहे भी अपने शरीर से सूट को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह उसके शरीर से पूरी तरह अटैच किया गया था। यह सूट उसे सामान्य से लगभग 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। किसी भी खतरे में वह स्ट्रॉन्ग होकर लड़ सकता है, इसलिए इस मिशन में यह सूट उनके लिए सबसे ज्यादा काम आएगा। इसके बाद वे अपने मिशन का काम शुरू करते हैं। वे अपनी सभी चीजें तैयार करते हैं, अपनी गाड़ी में रखकर किसी जगह की ओर रवाना होते हैं। दूसरी ओर हम इलीजियम शहर को देखते हैं, जहां बड़े बड़े ऑफिसरों की एक बैठक चल रही थी। इस बैठक में पैट्रिक नामक एक व्यक्ति था। पैट्रिक इलीजियम के राष्ट्रपति हैं और इलीजियम के सभी कामकाज की जिम्मेदारी उनके पास है। राष्ट्रपति और
और उनके कुछ सहकर्मी मिलकर इलीजियम की डिफेंस सेक्रेटरी को अपनी बैठक में बुलाते हैं, जिसका नाम है जेसिका। यहाँ वे जेसिका से कहते हैं कि कल पृथ्वी से इलीजियम की ओर लगभग 3 फ्लाइंग जेट्स आए थे और उन तीनों में से 2 को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें लगभग 46 लोगों की जान चली गई, जिनमें कई बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी थे। अगर आप उन्हें यहाँ आने के बाद वापस लौट आते तो इतनी जानें नहीं जाती। आपने जो काम किया वह मानवाधिकार का उल्लंघन है। आपकी जिम्मेदारी थी कि लोगों को चेतावनी दें, जब वे यहाँ आए उन्हें सावधान करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि सीधे उन्हें मार दिया। ये जिम्मेदारी आपको नहीं दी गई थी। असल में कल जो 3 विमान इलीजियम की ओर आए थे वे असल में गैर कानूनी तरीके से स्पाइडर ने भेजे थे और उन तीनों विमानों में सभी लोग बीमार थे और हर किसी की अलग अलग बीमारी थी। इसलिए वे सभी चाहते थे कि इलीजियम जाकर स्वस्थ हो जाए। इस वजह से अपने जीवन के जोखिम के बावजूद वे स्पाइडर के फ्लाइंग जेट्स में बैठकर रवाना हुए। लेकिन इलीजियम शहर के बाहर कुछ डिवाइसें थीं, जिनमें जब कोई प्लेन, विमान, रॉकेट या किसी भी तरह का वाहन प्रवेश करता तो उन्हें सिग्नल भेज दिया जाता। जब जेसिका को इन 3 फ्लाइंग जेट्स के सिग्नल मिलते हैं तो वह तुरंत अपने स्पाइक को खबर देती है, जिसका नाम क्रूगर है। क्रूगर ही जेसिका के आदेश पर विमानों को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्रूगर इलीजियम का कोई निवासी नहीं था, बल्कि वह पृथ्वी का एक आम आदमी था जो गुपचुप जेसिका के साथ मिलकर काम कर रहा था। वह जेसिका की तरह ही पृथ्वी से आने वाले विभिन्न फ्लाइंग जेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन उसके हाथ से स्पाइडर का एक फ्लाइंग जेट बच गया जो सीधे इलीजियम में लैंड कर गया। लेकिन इन सब पर भी जेसिका की नजर थी, इसलिए उस फ्लाइंग जेट में जो लोग आए थे, जेसिका अपने रोबोट सोल्जर्स को भेजती है ताकि वे उन्हें पकड़ सकें। रोबोट एक एक करके सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उन सभी में से एक महिला अपने बच्चे के साथ किसी तरह इलीजियम के अंदर पहुंच जाती है। उन्हें कोई नहीं देखता। महिला की बेटी वास्तव में बहुत बीमार थी, तो वह किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे घर में प्रवेश करती है जहां कोई इंसान नहीं था। फिर अंत में वह अपनी बेटी को एक स्पेशल डिवाइस पर लेटाती है। इस डिवाइस का नाम है मेडमी। चूंकि बेटी के पास नकली आईडी थी, तो मेडमी मशीन आईडी स्कैन करके काम करना शुरू कर देती है। कुछ ही सेकंड में मशीन के मॉनिटर पर देखा जाता है कि बच्ची के शरीर में जो भी चोट और बीमारी थी, सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। महिला बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी के पैरों में समस्या थी, लेकिन इस डिवाइस ने उसके पैरों को सही कर दिया। इसीलिए माँ और बेटी दोनों बहुत खुश थे। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि ठीक उसी समय वहाँ के रोबोट सोल्जर्स आ जाते हैं और वे माँ और बेटी दोनों को अलग अलग गिरफ्तार कर ले जाते हैं। माँ और बेटी दोनों बहुत रो रही थीं और उन्हें छोड़ने के लिए विनती कर रही थीं, लेकिन रोबोट उनकी कोई बात नहीं सुनते। दूसरी ओर सोल्जर्स के हाथों पकड़े गए अन्य लोगों में से कुछ को मार दिया जाता है और बाकी सभी को पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। कुछ लोगों को मारने का कारण यह था कि बाकी लोग पृथ्वी के लोगों को चेतावनी दे सकें, क्योंकि अगर वे वहाँ पहुँच भी जाएं तो कोई फायदा नहीं। इलीजियम में जब जेसिका को यह सब बताया जाता है तो जेसिका उन सभी को कहती है कि उसने जो किया वह बिल्कुल सही किया, क्योंकि इलीजियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। यदि अब उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो भविष्य में इलीजियम शहर भी पृथ्वी की तरह गंदा हो जाएगा। अधिक जनसंख्या के कारण यह शहर भी नष्ट हो जाएगा और यह वह कभी नहीं चाहती। अब पैट्रिक यहाँ जेसिका से क्रूगर के बारे में पूछते हैं, जिसके जरिए जेसिका उन फ्लाइट जेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। क्रूगर असल में पृथ्वी का एक अपराधी था। उसके खिलाफ कई तरह के मामले थे, बलात्कार, चोरी, डकैती और बिना वजह किसी की हत्या सहित और भी कई केस उसके खिलाफ दर्ज थे। तो पैट्रिक जेसिका से कहते हैं कि आपने पृथ्वी के एक अपराधी के साथ हाथ मिलाया। आप जानते हैं कि यह कितना बड़ा अपराध है, इसलिए आपको तुरंत उसके साथ किया गया सभी डील रद्द करनी होगी और उसे उसके रास्ते से हटाना होगा। लेकिन जेसिका यहाँ राष्ट्रपति की कोई बात सुनना नहीं चाहती। वह अपने कामकाज का अलग तर्क देती रहती है। असल में उसे पृथ्वी के लोगों की कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए वह इलीजियम की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। यहाँ तक कि लोगों को मारने में भी उसे कोई संकोच नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति अब जेसिका की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उसने क्रूगर को अपनी टीम से नहीं हटाया और क्रूगर के साथ अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा तो वे खुद जेसिका के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जेसिका को भी उसके रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब जेसिका के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि राष्ट्रपति की बात माननी थी, इसलिए मजबूर होकर उसने क्रूगर के साथ सभी कनेक्शन तोड़ दिए। लेकिन जेसिका को राष्ट्रपति पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वह किसी भी हाल में पृथ्वी के किसी इंसान को यहाँ आने देना नहीं चाहती थी, और अगर वह फ्लाइट जेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती तो कोई न कोई इंसान यहाँ जरूर पहुँच जाएगा। तो जेसिका उसी दिन जॉन को बुलाती है। असल में जॉन नामक ये व्यक्ति सिर्फ इलीजियम शहर को तैयार करता था, लेकिन इन सब का संचालन उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। वह सिर्फ पृथ्वी और इलीजियम के लिए विभिन्न तरह के तकनीकी उपकरण बनाता था। वह अपनी कंपनी के ये सभी प्रोडक्ट्स बेचकर बहुत पैसा कमाता था। हालांकि एक समय उसका यह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वर्तमान में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
और अब उसे बहुत पैसों की जरूरत थी। ये जेसिका अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह अब इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। तो वह जॉन से कहती है, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम्हें बहुत पैसों की जरूरत है तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। क्या तुम अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलीजियम के सारे सर्वर्स बदलकर नए सर्वर लगा सकते हो और इसके जरिए नए किसी राष्ट्रपति को पावर में ला सकते हो? जॉन तब कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे लिए ये कोई समस्या नहीं है। मैं एक नया रिपोर्ट सीक्वेंस बना सकता हूँ, यहाँ के सारे सर्वर बंद कर सकता हूँ और जब भी मैं यह काम करूंगा पुराने सर्वर बदल दिए जाएंगे। फिर उस नए सर्वर का पासवर्ड और एक्सेस आप नए राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं और उसे पावर दे सकते हैं। तब पुराने राष्ट्रपति के पास कोई एक्सेस नहीं रहेगा तो वह भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन असल में आप राष्ट्रपति किसे बनाना चाहते हैं? जेसिका तब कहती है, मैं खुद इलीजियम की राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी इलीजियम की जिम्मेदारी नहीं लूंगी तो कुछ ही वर्षों में इलीजियम भी पृथ्वी की तरह कचरे का ढेर बन जाएगा। और अगर तुम मुझे राष्ट्रपति बनने में मदद कर सको तो अगले 200 सालों तक इलीजियम तुम्हारे साथ अनुबंध करेगा, यानी आने वाले लगभग 200 सालों तक तुम्हारी कंपनी की सारी टेक्नोलॉजी इलीजियम में इस्तेमाल होगी, जिससे तुम्हारी कंपनी पहले से भी ज्यादा लाभ कमा सकेगी। ये सुनकर जॉन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहले इलीजियम में उसकी कंपनी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब राष्ट्रपति नए नए कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसे काफी नुकसान हो रहा था। हालांकि जॉन की कंपनी असल में पृथ्वी पर स्थित थी, उसकी अलग अलग फैक्ट्री में रोबोट बनाए जाते थे, इसलिए जॉन इलीजियम का सदस्य होते हुए भी हर दिन अपनी फैक्ट्री का निरीक्षण करने जाता था और शाम को इलीजियम लौट आता था। अगले दिन सुबह जॉन फिर से पृथ्वी आता है और अपने मुख्य ऑफिस में बैठकर इलीजियम के सर्वर नष्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वह एक रिपोर्ट प्रोग्राम भी बनाना शुरू करता है, जिससे जेसिका के हाथ में इलीजियम का पूरा नियंत्रण आ सके। फिर जॉन नया रिपोर्ट प्रोग्राम बनाने के बाद एक कोड डिकोड करता है और हर सर्वर पर रिपोर्ट करके नए सर्वर लगाता है। साथ ही वह सर्वर के डेटा पर ऐसा प्रोग्राम सेट करता है जिसके जरिए अगर कोई इंसान उसका डेटा अपने ब्रेन से चुराने या ट्रांसफर करने की कोशिश करे तो वह मर जाएगा। जॉन ने ऐसा अपने सर्वर्स की सुरक्षा के लिए किया ताकि भविष्य में कोई भी उनका सर्वर चुराने की कोशिश न कर सके। फिर जॉन नए सर्वर्स को अपने दिमाग में ट्रांसफर करता है और सीधे अपने स्पेसक्राफ्ट में चढ़कर इलीजियम चला जाता है। दूसरी तरफ हम मैक्स और उसके दोस्त एरिक को देखते हैं, जो जॉन को किडनैप करने के लिए आए थे। जब वे जॉन के स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं तो वे अपनी हथियार से वहां एक मिसाइल दाग देते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट नीचे आकर क्रैश हो जाता है। लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो रहा था तो उसका सिग्नल सीधे जेसिका तक पहुंच जाता है। जेसिका जानती है कि जॉन का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है, तो वह तुरंत क्रूगर से संपर्क करती है और बताती है कि उसकी टीम का नया सदस्य जॉन एक मिशन पर गया था और अब खतरे में है, इसलिए क्रूगर को अब उसकी मदद करनी होगी। लेकिन क्रूगर तब उसे कहता है, मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले आज तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुमने राष्ट्रपति की बात सुनकर मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया और मुझसे सभी संपर्क भी तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि नौकरी से निकालने के बाद मुझे कोई पैसा भी नहीं दिया गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी नौकरी मुझे वापस दें। पृथ्वी पर मेरे नाम पर कई केस हैं, इसलिए मुझे किसी फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जाता, इसलिए मुझे आपकी नौकरी की बहुत जरूरत है। जेसिका तब क्रूगर से कहती है कि थोड़े ही समय में वह सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेगी और फिर निश्चित रूप से वह उसे उसकी नौकरी वापस देगी। क्रूगर तब उसकी बात मान लेता है। इसके बाद जेसिका क्रूगर के लिए एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भेजती है ताकि वह जल्दी से जॉन के पास पहुंच सके। क्रूगर उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में चढ़कर सीधे उस तरफ रवाना हो जाता है जहां जॉन का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था। दूसरी तरफ मैक्स भी अपने दोस्त के साथ जॉन के पास पहुंच जाता है, लेकिन ठीक उसी समय वहां जॉन का एक रोबोट आता है और रोबोट उन पर हमला करना शुरू कर देता है। मैक्स और एरिक इस पर बहुत डर जाते हैं, लेकिन इसी समय मैक्स को अपनी सूट की ताकत याद आती है जिसमें बहुत शक्ति है, तो वह डरता नहीं और रोबोट्स के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है और कुछ ही पल में 2 रोबोट्स को तोड़ देता है। फिर जब मैक्स जॉन के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि जॉन की हालत बहुत खराब हो गई है, वह बहुत बीमार हो चुका है। इसलिए मैक्स वहां समय बर्बाद किए बिना स्पाइडर द्वारा लगाए गए डिवाइस के माध्यम से जॉन के मस्तिष्क से सभी डेटा उस डिवाइस में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी समय जॉन उसे कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले हो। मैक्स उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। ठीक इसी समय वहां क्रूगर भी पहुंच जाता है, लेकिन मैक्स उस डिवाइस के माध्यम से अपने मस्तिष्क का सारा डेटा ट्रांसफर कर लेता है। वह यहाँ ये समझ नहीं पा रहा था कि ये डेटा उनके लिए अलग क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यह डेटा वास्तव में वह डेटा था जिसके जरिए एलिजियम के सारे प्रोग्राम को रिब्यूट किया जा सकता था। उनके समझने से पहले ही क्रूगर उन पर हमला कर देता है। क्रूगर यहाँ मैक्स के साथी को भी मार देता है, यहाँ तक कि उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, लेकिन फिर भी मैक्स किसी तरह वहाँ से डेटा लेकर भागने में सफल हो जाता है। ठीक उसी समय
समय जेसिका क्रूगर को फोन करती है और जेसिका क्रूगर से कहती है कि मैक्स को किसी भी तरह का नुकसान न हो, उसके मस्तिष्क को कोई चोट न पहुंचे। वह किसी भी हालत में मैक्स को अपने सामने जीवित देखना चाहती है, क्योंकि उसने जान लिया था कि जॉन का सारा डेटा मैक्स ने ले लिया है। अगर मैक्स को कुछ हुआ तो जेसिका भी कोई डेटा नहीं पा पाएगी और उसकी सारी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी। इस डेटा के जरिए अब जो चाहे वह एलिजियम का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी ओर मैक्स क्रूगर के हाथों से बचने के लिए सीधा अपने बचपन की एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम है फेरी, जिसे उसने बचपन में वादा किया था कि वह एक दिन जरूर उसे एलिजियम लेकर जाएगा। फेरी के पास पहुंचकर मैक्स बहुत बीमार हो जाता है। फेरी पृथ्वी के एक अस्पताल में काम करती थी और जब उसने मैक्स को यहाँ बीमार देखा तो वह उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन मैक्स ने फेरी को ऐसा करने से रोक दिया। वह कहता है, अगर तुम मुझे अस्पताल ले जाओगी तो क्रूगर मुझे जरूर ढूंढ निकालेगा और मार देगा, क्योंकि वह एलिजियम के लिए काम कर रहा है। इसलिए फेरी मैक्स को बचाने के लिए उसे अपने घर के अंदर छुपा लेती है। फिर उसने मैक्स का इलाज किया। मैक्स यहाँ दर्द से कराहते कराहते बेहोश हो गया। अगली सुबह उसका होश वापस आया। इसके बाद मैक्स ने फेरी को सब कुछ खोलकर बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने कहा कि वह 5 दिन के अंदर मरने वाला है, इसलिए वह ठीक होने के लिए एलिजियम जाने के लिए डेटा चुराया है। लेकिन वह एलिजियम जाने के लिए जो प्लान बना रहा था वह सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। हालांकि वह शायद गैर कानूनी तरीके से एलिजियम जा सकता था, लेकिन अब उल्टा वह एलिजियम के लोगों की नजरों में आ गया है। तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है। यह लड़की है फेरी की बेटी। वह भयानक कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए फेरी यहाँ मैक्स से कहती है कि अगर मैक्स किसी तरह एलिजियम जा सकता है तो वह अपनी बेटी को भी उसके साथ ले जाए। इससे उसकी बेटी भी शायद बच सकती है। लेकिन मैक्स तब उसे बताता है कि वह चाहकर भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके पास एलिजियम में प्रवेश करने के लिए जो नकली आईडी है वह सिर्फ उसकी डीएनए के साथ मैच करके बनाई गई है। इसलिए इस आईडी के जरिए केवल वही एलिजियम जा सकता है। अपनी बेटी को साथ लेकर जाना किसी भी तरह संभव नहीं है। यह कहते हुए मैक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके वहाँ से चले जाने के कुछ ही समय बाद क्रूगर वहाँ आता है, क्योंकि उसने पता कर लिया कि मैक्स यहीं था। वह फेरी से मैक्स के बारे में पूछता है, लेकिन फेरी उसे बताती है कि वह नहीं जानती कि मैक्स कहाँ गया। क्रूगर बहुत गुस्से में आता है और वह अपने साथियों को लेकर फेरी और उसकी बेटी को उठा ले जाता है। दूसरी तरफ मैक्स सीधे स्पाइडर के पास जाता है और वह स्पाइडर को बताता है कि उनका सारा प्लान बर्बाद हो गया है। जो डेटा उसने जन के दिमाग से लिया वह किसी सर्वर का डेटा नहीं था। जो चीज उन्हें चाहिए थी वह नहीं पा सका, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि उनका प्लान सफल हो, तो प्लान सफल न भी हुआ हो। अब उसके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है। वैसे भी स्पाइडर अब उसे किसी भी तरह एलिजियम भेजने का इंतजाम करे, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन स्पाइडर उसे बताता है कि वह चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एलिजियम के सारे सर्वर और प्रोग्राम जाम हो गए हैं। वह कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि नकली आईडी भी प्रोसेस नहीं हो पा रही। उन्होंने पूरा सिस्टम जाम कर दिया है। अब वह किसी को भी एलिजियम भेज नहीं सकता। इतने सालों में पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ है। यह सुनकर मैक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और वह बहुत चिंतित हो जाता है। लेकिन स्पाइडर अब उसके ब्रेन के डेटा देखना चाहता है कि उसने असल में क्या लाया है। फिर जब स्पाइडर मॉनिटर पर डेटा चेक करता है तो वह खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा, क्योंकि वह देखता है कि यह तो एलिजियम का रिब्यूट डेटा है, जिसके जरिए एलिजियम के सारे सिस्टम को रिब्यूट किया जा सकता है और कोई भी एलिजियम को कंट्रोल कर सकता है। स्पाइडर यह सब देखकर मैक्स से कहता है कि मैक्स अब उसके साथ ऐसा कुछ लेकर घूम रहा है जिसके कारण एलिजियम के ऑफिसर उसे किसी भी जगह से ढूंढ निकालेंगे, यहाँ तक कि वे पूरी दुनिया को भी तहस नहस करने में हिचकिचाएंगे नहीं। स्पाइडर की बात सुनकर मैक्स समझ जाता है कि यह प्रोग्राम एलिजियम के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो वह कुछ सोचकर वहाँ से जाने लगता है। स्पाइडर तब उसे कहता है कि ऐसे हालात में मैक्स का इस तरह बाहर जाना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी तरह डेटा को कोई नुकसान पहुँचता है तो वह चाह कर भी अब कभी एलिजियम नहीं जा सकेगा। मैक्स तब उससे कहता है कि डेटा अब मेरे पास है, इसलिए मैं जरूर एलिजियम जाऊंगा। यह कहकर मैक्स वहाँ से बाहर निकलता है और किसी जगह चला आता है। दूसरी ओर क्रूगर मैक्स का लोकेशन पाकर जल्दी ही वहाँ पहुँच जाता है। मैक्स अपने साथ एक ग्रेनेड लाया था। मैक्स तब क्रूगर को वह ग्रेनेड दिखाकर कहता है, मेरे पास बिल्कुल पास मत आना। अगर मेरी चालाकी करने की कोशिश करोगे तो मैं इस ग्रेनेड से खुद को खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास जो डेटा है वह तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो डेटा को नष्ट नहीं करना है तो मेरे पास से दूर रहो। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे एलिजियम जाकर अपना ट्रीटमेंट लेना है, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन क्रूगर तब उससे कहता है, सुनो मैक्स, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें एलिजियम जाने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। तुम सिर्फ डेटा को कोई नुकसान मत पहुंचाना। इसके बाद क्रूगर तुरंत जेसिका से संपर्क करता है और वह जेसिका को मैक्स की बीमारी के बारे में बताता है। जेसिका तब कहती है कि मैक्स को तुरंत एलिजियम ले जाओ, उसका ट्रीटमेंट का पूरा इंतजाम मैं करूंगी। इसलिए क्रूगर तब मैक्स को उसके स्पेस क्राफ्ट में लेकर आता है, लेकिन मैक्स यहाँ आकर देखता है कि फेरी और उसकी बेटी भी यहाँ
है। ये देखकर मैक्स भी खुश हो जाता है क्योंकि अब वे भी उसके साथ एलिजियम जा पाएंगी। थोड़े समय के भीतर स्पेसक्राफ्ट एलिजियम की ओर रवाना होता है, जिससे एलिजियम के सिस्टम की जामिंग ठीक कर दी जाती है। इस तरह क्रूगर एलिजियम पहुंच सकता है। जब स्पाइडर को पता चलता है कि एलिजियम का सब कुछ खुल चुका है, तो वह भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने साथियों के साथ एलिजियम की ओर रवाना होता है। दूसरी ओर जब क्रूगर का स्पेसक्राफ्ट एलिजियम के बहुत पास पहुंचता है, तो क्रूगर के लोग मैक्स से डेटा छीनने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मैक्स के पास जो ग्रेनेड था वह भी विस्फोट कर जाता है, जिससे उनका स्पेसक्राफ्ट सीधे एलिजियम के शहर में क्रैश हो जाता है। फेरी किसी तरह अपनी बेटी के साथ स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल आती है और सीधे अपने सामने वाली एक घर में चली जाती है, जहां वह मेडमी मशीन थी, जिसके माध्यम से किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। फेरी जब मशीन में अपनी बेटी को लेटाती है, तो मशीन स्कैन करके देखती है कि उसके शरीर में कोई आईडी नहीं है, इसलिए मशीन बताती है कि उसकी बेटी एलिजियम की नागरिक नहीं है। इस वजह से मशीन उसके लिए काम नहीं करेगी। फेरी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन ठीक उसी समय वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आता है और वह एक इलेक्ट्रिक गन के माध्यम से फेरी को शूट कर देता है, जिससे फेरी बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर मैक्स को भी बेहोश करके एक जगह ले जाया जाता है। यह जगह असल में एक लैब थी। यहाँ के साइंटिस्ट्स मैक्स के ब्रेन में मौजूद डेटा चेक कर रहे थे। ठीक उसी समय वहाँ जेसिका आती है। साइंटिस्ट्स तब जेसिका को बताते हैं कि मैक्स के ब्रेन में मौजूद डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। वे चाहें तो अभी डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन इससे मैक्स की मौत भी हो सकती है। ये सुनकर जेसिका कहती है, अगर वह मर भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल जल्दी से अपने डेटा को चाहती हूँ। दूसरी ओर ठीक उसी समय एक आर्मी ऑफिसर फेरी और उसकी बेटी को यहाँ लाता है। दूसरी ओर साइंटिस्ट्स मैक्स के ब्रेन से डेटा निकालने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही साइंटिस्ट डेटा निकालने वाले थे, ठीक उसी समय मैक्स बहुत दर्द सहते हुए अपना हाथ एक्टिव कर देता है, जिससे उसके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। तो वह वहाँ के हर साइंटिस्ट को मारना शुरू कर देता है और वह एक साइंटिस्ट से पूछता है, फेरी को आपने कहाँ रखा है और फेरी के साथ आपने क्या किया? साइंटिस्ट तब उसे बताता है, फेरी अभी सुरक्षित है और उस लैब की तीसरी मंजिल पर है। मैक्स फिर बिना समय गवाए सीधे वहाँ जाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन का असर उसके शरीर में बढ़ने लगता है। वह धीरे धीरे बहुत बीमार होने लगता है, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके खुद को और फेरी की बेटी को ठीक करना चाहता था, लेकिन फेरी की बेटी अब पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्पाइडर अपने साथियों के साथ एलिजियम पहुंच चुका है और वह अच्छे से जानता था कि मैक्स अब कहां है, क्योंकि मैक्स के शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। इसलिए स्पाइडर अपने साथियों के साथ मैक्स के पास रवाना होता है। दूसरी ओर हम क्रूगर को देखते हैं। स्पेसक्राफ्ट में जो विस्फोट हुआ था उसमें क्रूगर पूरी तरह घायल हो गया था। वह लगभग मौत के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन उसका ब्रेन अभी भी काम कर रहा था। इसलिए एलिजियम के लोग उसे मेडमी मशीन में डाल देते हैं और मशीन कुछ ही सेकंड में उसे स्कैन करके उसके सारे घाव पूरी तरह ठीक कर देती है, क्योंकि उसके हाथ में एलिजियम का आईडी है और क्रूगर अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। ठीक इसी समय वहाँ जेसिका पहुंच जाती है। जेसिका क्रूगर पर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह क्रूगर से कहती है, तुम्हारा स्पेसक्राफ्ट रेसिडेंशियल एरिया में कैसे गिरा? तुमसे तो कहा गया था कि सब कुछ छुपा कर रखना है, तो तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? जेसिका क्रूगर से आगे कहती है, तुम जैसे छोटे लोगों के लिए ही दुनिया कचरे के ढेर में है। ठीक है, मैंने तुम्हें ज्यादा महत्व दे दिया था, इसीलिए तुम्हारा यह पतन हुआ। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहते हैं। जेसिका की बात सुनकर क्रूगर बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने गुस्से में वहाँ का एक गिलास तोड़ दिया और वह उस गिलास का एक टुकड़ा जेसिका की गले में डाल देता है। फिर वह उसे खींचकर उस जगह पर फेंक देता है जहाँ फेरी और उसकी बेटी को कैद किया गया है। इसके बाद क्रूगर अपने साथियों से कहता है कि पूरे इलाके को कब्जा करना है। क्रूगर आगे कहता है, आज से एलिजियम को हमारा नया प्रेसिडेंट मिलेगा और एलिजियम की सारी चीजें मेरे हाथ में होंगी, क्योंकि क्रूगर बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैक्स के ब्रेन में जो डेटा है उससे वह यहाँ सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए क्रूगर मैक्स को खोजने के लिए वहाँ से बाहर निकलता है। दूसरी ओर मैक्स स्पाइडर से संपर्क करता है और वह स्पाइडर से कहता है, तुमने मुझे नहीं बताया था कि मेरे ब्रेन में जो डेटा है उससे तुम किसी को भी एलिजियम में ला सकते हो और एलिजियम में आने के लिए हर किसी की आईडी जरूरी होती है। क्या तुम इस डेटा से कोई आईडी बना सकते हो? स्पाइडर तब कहता है कि वह यह काम जरूर कर सकता है, इसलिए वह मैक्स को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी ओर मैक्स किसी तरह उस जगह पहुंच जाता है जहां फेरी और उसकी बेटी है। मैक्स फिर उन्हें वहां से चुपके से निकालकर ले भागता है। कुछ दूर जाकर मैक्स फेरी से कहता है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ एक कमरा ढूंढो और अपनी बेटी को मेडमी मशीन के जरिए ठीक कर दो। फेरी तब उसे बताती है कि उसने एलिजियम आकर पहले यही काम किया था, लेकिन उसकी बेटी एलिजियम की नागरिक नहीं है, इसलिए मशीन उसकी बेटी पर बिल्कुल काम नहीं कर रही है। मैक्स तब उसे कहता है, अब काम करोगी? मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। इसके बाद फेरी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और ठीक उसी समय स्पाइडर अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। स्पाइडर तब मैक्स को लेकर सीधे उस तरफ जाने लगता है जहाँ एलिजियम का कंट्रोल रूम है, क्योंकि वहीं जाकर
जाकर वे एलिजियम के सारे सिस्टम को रिब्यूट कर सकते हैं। जैसे ही वे कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, ठीक उसी समय क्रूगर वहां पहुंचता है। क्रूगर ने एक बहुत ही स्पेशल सूट पहन रखा था और उस सूट की वजह से वह बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके बाद वह मैक्स के साथ लड़ाई शुरू करता है। वह मैक्स का डेटा छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैक्स ने बहुत पावरफुल एक स्पेशल सूट पहना हुआ था। इस सूट में इतनी शक्ति थी कि मैक्स पल भर में क्रूगर को हरा देता है और उसे बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से क्रूगर वहीं मर जाता है। इसके बाद मैक्स और स्पाइडर कंट्रोल रूम के अंदर चले जाते हैं। स्पाइडर जब यहाँ मैक्स के ब्रेन के डेटा को अटैच कर रहा था, तब उसे एक बात पता चलती है कि अगर ये डेटा एक्टिव किया गया तो मैक्स मर जाएगा। इसलिए स्पाइडर डेटा को एक्टिव नहीं कर रहा था और मैक्स पहले से जानता था कि अगर डेटा एक्टिव होगा तो वह मर जाएगा। इसके बाद मैक्स वहाँ अंतिम बार फेरी से बात करने के लिए उसे कॉल करता है। फिर वह फेरी से कहता है, क्या तुम्हें याद है फेरी, छोटेपन में मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं एक दिन तुम्हें एलिजियम लाऊंगा और आज किसी न किसी तरह मैं तुम्हें सच में यहाँ ला पाया हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं चाहता हूँ कि तुम सब हमेशा खुश रहो, पृथ्वी के सभी लोग सुखी रहें, उनके नरक जैसे जीवन से मुक्ति मिले। इसीलिए मैं वही करने जा रहा हूँ जिससे सब लोग खुश रहें। इतना कहकर मैक्स फोन काट देता है और वह एक पल भी देर न करते हुए खुद बटन दबाकर डेटा को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स के ब्रेन पर बहुत प्रेशर पड़ता है। कुछ ही समय में मैक्स मर जाता है और एलिजियम का नया प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। वहाँ एक नया फंक्शन भी चालू हो जाता है, जिसके जरिए अब पृथ्वी पर जितने भी लोग थे सबको एलिजियम की नागरिकता का आईडी मिल जाता है। यानी अब वे जब चाहे एलिजियम आ सकते हैं और अपनी किसी भी बीमारी का इलाज ले सकते हैं। इसके ठीक बाद वहाँ राष्ट्रपति पेट्रिक आते हैं। उनके साथ उनके रोबोट भी थे जो एलिजियम की पुलिस हैं। राष्ट्रपति तब अपने रोबोट्स को कहते हैं कि स्पाइडर को अरेस्ट करके ले जाओ, लेकिन रोबोट उन्हें बताते हैं कि स्पाइडर अब एलिजियम का नागरिक है और वे एलिजियम के नागरिकों को कभी अरेस्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर पेट्रिक बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम फेरी को देखते हैं। फेरी अपनी बेटी को लेकर एक मेडमी मशीन के पास आती है और वह अपनी बेटी को स्वस्थ करने के लिए मशीन पर लिटा देती है। इसके बाद जब मशीन उसकी बेटी को स्कैन करती है तो सिर्फ कुछ सेकंड में मशीन उसका ट्रीटमेंट कर देती है, क्योंकि अब वह भी यहाँ की नागरिक बन चुकी है। इसलिए फेरी की बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। फेरी इस पर बहुत खुश होती है और दिल से मैक्स को धन्यवाद देती है। दूसरी तरफ नए प्रोग्राम के अंदर एक और फंक्शन एक्टिव हो जाता है, जहाँ लिखा था कि एलिजियम के जितने नए नागरिक हैं उनमें से हर किसी को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, जिससे ऑटोमेटिक तरीके से एलिजियम की मेडिकल फैसिलिटी एक्टिव हो जाती है। एलिजियम की ऑन्टो इंटेलिजेंट टीम अपना काम शुरू कर देती है। पृथ्वी पर एलिजियम के कई बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट पहुंच जाते हैं, जिनमें सभी तरह की फैसिलिटी मौजूद है, खाना पानी से लेकर मेडिकल फैसिलिटी तक सब कुछ। वे पृथ्वी के लोगों का इलाज करने और उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए खुद ब खुद पृथ्वी के हर कोने में पहुंच जाते हैं। और अब एलिजियम के इस सिस्टम के माध्यम से जब भी पृथ्वी के लोगों को किसी चीज की जरूरत होगी तो ऑटोमेटिक रूप से एलिजियम का प्रोग्राम वहां के स्पेस क्राफ्ट को भेज देगा। स्पेस क्राफ्ट को देखकर पृथ्वी के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और स्पेस क्राफ्ट के रोबोट हर इंसान को फैसिलिटी देते हैं। जो बीमार हैं उन्हें इलाज मिलता है, जो भूखे हैं उन्हें खाना मिलता है। इस तरह अब हर इंसान अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी पाएगा। किसी भी बीमारी का इलाज उसे मिलेगा। उसे अब पहले की तरह कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। इस तरह मैक्स ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर पृथ्वी के हर इंसान को एक नई जिंदगी दे दी।